मैंने सुहाग रात को ही तुमसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि हमारा विवाह मात्र एक समझौता है। तुम चाहो तो यहाँ रहो, ना चाहो तो कहीं भी जा सकती हो। मेरी ओर से तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। उस रात राकेश का स्वर धीमा था, पर इतना भी धीमा नहीं था कि हवेली की दीवारें को भेद ना सके। एक कमरे से दूसरे कमरे का फासला ही कितना था। विलास जी के कानों में राकेश का एक एक शब्द पिघले शीशे के समान उतरता गया। अपना ही खून इतना बेगरत हो सकता है, इसकी तो उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। उन्होंने पत्नी को बुलाकर कई प्रश्न किए, पर कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा था। विमला पूर्ण रूप से बेटे की ही पक्षधार बनी रही थी। विलास जी ने निशा को पीहर लौट जाने का सुझाव दिया था, वह वहाँ भी नहीं गई। तब जीवन की हर समस्या की ओर व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने वाले विलास जी ने बहू को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दबी सहमी निशा के लिए यह प्रस्ताव अप्रत्याशित सा ही था। बस यही सोचकर कांपती रही थी कि बरसों पहले छोड़ी गई किताब और कलम पकड़ने में कहीं हाथ कांपे तो क्या करेगी। पर दृढ़ निश्चयी विलास जी के आगे उसकी एक भी ना चली। उधर विमला ने सुना तो घर में हड़कंप मच गया। पूरी हवेली की व्यवस्था ही चरमरा कर रह गई थी। इतने बरसों बाद बहू को पढ़ाना क्या उचित था, पर पति के सामने उनकी आवाज़ घुट कर रह गई। निशा की मेहनत, लगन और निष्ठा रंग लाई। उसका मनोबल बढ़ा, व्यक्तित्व में निखार आया। अब लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे। राकेश का स्थान अब निचला हो चला था। पत्नी के इस परिवर्तन पर राकेश परेशान हो उठा था। वैसे भी पुरुष नारी को अपने ऊपर या अपने समकक्ष कब दिखना चाहता है। यदि चाहे अनचाहे पत्नियां उसके संबंधियों के प्रयास से ऐसा हो भी जाता है तो पुरुष की हीन भावना उसे उग्र बना देती है। ऐसा ही यहाँ भी हुआ था। जो थोड़ा बहुत मान पति के अधीनस्थ होकर उसे मिल रहा था, वह भी छिनता चला गया। पर निशा रुकी नहीं, आगे ही बढ़ती गई। विदेश में उसके पत्र मुझे नियमित रूप से मिलते रहे थे। मन में राहत सी महसूस होती। उधर विलास जी की दशा दिन पर दिन गिरती चली गई। बहू का दुख घुन के सम्मान उनके शरीर को खाता जा रहा था। हर समय वह खुद को निशा का दोषी समझते। उसका जीवन उन्हें मझधार में फंसी हुई उस नाव के समान लगता जिसका कोई किनारा ही ना हो। भारी भरकम शरीर जर्जरावस्था में पहुंचता गया। जबान तालू से चिपकती गई। एक दिन देखते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए और निशा अकेली रह गई। उस दिन उसे लगा वह रिक्त हो गई है। ऐसा कोई था भी तो नहीं जो उसके दुख को समझ पाता, जिस कंधे का सहारा लेकर वह आंसुओं के चंद कतरे बहा सकती थी। वह भी तो स्पंदनहीन पड़ा था। पिता की मृत्यु के बाद राकेश पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया था। 13वीं की रस्म के बाद ही रीना को घर में लाकर वह मुक्ति पर्व मनाने लगा था। रीना उसके दिल की स्वामिनी तो थी ही, पूरे घर की स्वामिनी भी बन बैठी थी। घर की पूर्ण व्यवस्था पर उसका ही वर्चस्व था। संवेदनशील निशा विस्मित पति का रवैया निहारती रह गई। राकेश का व्यवहार धीरे धीरे उसे परेशान नहीं, संतुलित करता गया। उसमें निर्णय लेने की शक्ति आ गई थी। अपने आखिरी पत्र में उसने मुझे लिखा था, सारे रस्मों रिवाजों के बंधनों को तोड़कर एक दिन मैं आज़ाद हो जाऊंगी। नासूर बन गए जुड़ाव की लहूलुहान पीड़ा से तो मुक्ति का सुख ज़्यादा आनंददायक होगा। लगता है वह समय आ गया है। अगर जिंदा रही तो जरूर मिलूंगी। तुम्हारी निशा। उसके बाद वह कहाँ गई मैं नहीं जानती थी। दद्दा को भी मैंने कई पत्र लिखे थे, पर उन्होंने तो शायद विलास जी की मृत्यु के बाद ही बेटी की सुध ही नहीं ली थी। बेटी को अपनी चौखट से विदा करके उनके कर्तव्य की पूर्ति हो गई थी। अब आगे। सामने मेज पर रखी चाय बर्फ़ के सामने ठंडी हो चुकी थी। गुमसुम सी बैठी निशा से मैंने प्रश्न किया, विलास जी के घर से निकलकर तुम कहाँ गई, कहाँ रही? निशा गंभीर हो उठी। उसके माथे पर सिलवटें सी पड़ गईं। ऐसा लगा उसके सीने में जो अपमान जमा है एक बार फिर पिघलने लगा है। रेखा, अतीत को कुरेद कर वर्तमान को गंधाने से क्या लाभ? उन धुंधली यादों को अपने जीवन की पुस्तक से मैं फाड़ चुकी हूँ। जानती हूँ, लेकिन फिर भी जो हमारे अपने होते हैं, जिन्हें हम बेहद प्यार करते हैं, उनसे कुछ पूछने का हक तो होता है ना हमें। क्या यह अधिकार भी मुझे ना दोगी? आत्मीयता के चंद शब्द सुनकर उसकी आंखें भीग गई। अवरुद्ध स्वर कितनी मुश्किल से कर्ण से बाहर निकला होगा, इसका अंदाजा मैंने लगा लिया था। जिस समय राकस की चौखट लांघकर बाहर निकली थी, विश्वास और विश्वास के चक्रवात में उलझी
मैं ऐसे दोराहे पर खड़ी थी जहाँ से एक सीधा सपाट सड़क मायके की देहरी पर ख़त्म होती थी, पर वहाँ कौन था मेरा। सो लौटने का सवाल ही नहीं उठता था। मरने का प्रयास भी कई बार किया था पर नाकाम रही थी। इतने बरसों बाद अपनी सूनी आंखों में मोह भंग का इतिहास समेटे जब मैं घर से निकली थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवा सोने की 4 चूड़ियों के। उन्हें कब मैंने सुनार के पास बेचा और कब ट्रेन में चढ़कर यहाँ माउंट आबू पहुँच गई याद ही नहीं। यहाँ वहाँ भटकती रही। ऐसी ही एक शाम में गस खाकर गिर पड़ी, पर जब आँख खुली तो सामने एक महिला को खड़ा पाया। उसके हाथ में ढेर सारी दवाइयाँ थीं। कहाँ जाना है बहन? चलो मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। किसी अजनबी के सामने अपना परिचय देने में डर लग रहा था। वैसे भी अपने गंतव्य के विषय में जब खुद मुझे ही कुछ मालूम नहीं था तो उसे क्या बताती। उसके चेहरे पर ममता और दया के भाव परिलक्षित हो उठे थे। मेरे आंसुओं को वह धीरे धीरे पोंछती रही। उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा और यहाँ इस आश्रम में ले आई। कई दिनों से बंद पड़े एक कमरे को उसने भली प्रकार से साफ करवाया। रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों को मेरे लिए जुटाकर वह मेरे पास ही बैठ गई। कुछ देर बाद उसने मेरे अतीत को फिर कुरेदा तो मैंने हिचकियों के बीच सच्चाई उसे बता दी। उसका नाम शिवानी था। एक दिन वह बोली, यूँ कब तक अंधेरे में मुँह छिपाकर बैठी रहोगी निशा? जब जीवन का हर द्वार बंद हो जाए तो जी कर भी क्या करेगा इंसान? अरे जीवन एक अमूल्य निधि है, इसे गंवाना कहाँ की अक्लमंदी है। केवल भावनाओं और संवेदनाओं के सहारे जीवन नहीं जिया जा सकता। जीने के लिए कुछ न कुछ साधन जुटाने पड़ते हैं। शिवानी इसी आश्रम की संचालिका थी। बरसों पहले उसने और उसके डॉक्टर पति ने इस आश्रम को स्थापित किया था। वह मुझे इसी आश्रम में बने एक स्कूल में ले गई। इधर उधर छिटकी बिखरी कलियों को समेटकर एक कक्षा में बिठाकर पढ़ाना शुरू किया तो लगा पूर्ण मातृत्व को प्राप्त कर लिया है मैंने। घर के बाहर कुछ सब्जियां वगैरह उगा ली थीं। समय भी बीत जाता, खर्च में भी बचत हो जाती। दिन तो अच्छा बीत जाता था। शाम को अकेली बैठती तो गहरी उदासी के बादल चारों ओर घिर आते थे। शिवानी अक्सर मुझे अपने घर बुलाती, पर कहीं जाने का मन नहीं करता था। कई आघातों के बाद जीवन एक स्वाभाविक गति पकड़ ली थी। सहज होने में कितना भी समय क्यों न लगा हो, जीवन मंथर गति से चलने लगा था। अतीत की यादें परछाई की तरह मिटने लगी थी। उसी वातावरण में रमती गई तो जीवन रास आने लगा। इधर एक हफ्ते से शिवानी मुझसे मिली ही नहीं थी। मैं अचरज में थी कि वह इतने दिनों तक अनुपस्थित कैसे रह सकती है। कभी उसके घर गई थी नहीं, इसलिए कदम उठ ही नहीं रहे थे। पर जब मन ना माना तो मैं उसी ओर चल दी। दरवाज़ा शिवानी नहीं खोला था। उसे देखकर मुझे अपने अंदर कुछ सरकता सा महसूस हुआ। पहले से वह बेहद कमज़ोर लग रही थी। उसने आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रखा और अंदर ले गई। पालने में एक बालक लेटा हुआ था। मानसिक रूप से उसका पूर्ण विकास अवरुद्ध हो गया है, ऐसा मुझे महसूस हुआ था। पूरे घर में शांति थी। पिछले कुछ दिनों से मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई है। आजकल रोज़ अस्पताल जाना पड़ता है, उसने बताया। क्या कहते हैं डॉक्टर? उन्हें कैंसर है। उसका स्वर धीमा था। कुछ देर बाद उसके पति के करहाने का स्वर सुनाई दिया तो वह अंदर चली गई। साथ ही मुझे भी अपने साथ आने को कहा। दुर्बल शरीर, खिचड़ी से बेतरतीब बाल, लंबी दाढ़ी, पर मैं उसे एक पल में पहचान गई थी। सामने उदय मृत्यु सैया पर लेटा था। सैलाब के छड़ों में जैसे समूची धरती उलट पुलट जाती है, वैसे ही मेरे अंतस में भयावह हाहाकार जाग उठा था। वक्त ने कैसा क्रूर मजाक किया था मेरे साथ। अतीत के जिस प्रसंग को मैं भूल चुकी थी, वर्तमान बनकर मेरे सामने खड़ा था। घृणा मेरे चेहरे पर मुखरित हो उठी थी। उसकी पीड़ा देखकर मेरे चेहरे पर संतोष का भाव उभर आया। अगर तुम यहाँ उदय के पास कुछ समय बैठो तो मैं आश्रम का निरीक्षण कराऊं। शिवानी ने मुझे वर्तमान में धकेला था। हाँ, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं यहीं पर हूँ। शिवानी के जाने के बाद वातावरण असहज हो उठा था। मैं अपने आप में सिमटती जा रही थी। उदय की मूंदी आंखें हौले हौले खुलने लगी थी। उसके हाव भाव में बेहद ठंडापन था। झील जैसी शांत शीतल छाया बिखेरती निगाहें उठाकर उसने मुझे देखा और अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर हौले से बोला, तुम यहाँ इस शहर में? और अगर यही प्रश्न मैं तुमसे करूँ तो? उदय, क्या सपनों की राजकुमार यूं ही जिंदगी में आते हैं? अगर शिवानी से ही ब्याह करना था तो मुझसे प्रेम ही क्यों किया था? मुझे तो अकेले जीने की आदत थी। रुलाई को बमुश्किल संयंत्र कर
मैंने पूछा तो उसने अपनी कांपती मुट्ठी में मेरी दोनों हथेलियों को कसकर पकड़ लिया। उसके स्पर्श में दया, ममता और अपनत्व के भाव थे। वह हौले से बोला, क्या दोषारोपण की सारी अधिकार तुम्हारे ही पास है? मुझे लगता है तुमने उतना ही सुना और समझा है जितना शायद तुमने सुनना और समझना चाहा है। अपने इर्द गिर्द की सारी सीमाएं तोड़ दो और फिर देखो, क्या कोई फर्क दिखता है तुम्हें? मैं उसे एकटक निहारती रही। अपना सिर पीछे दीवार से टिकाकर उसने आंखें बंद कर ली। उन बंद आंखों के पीछे बहुत कुछ था जो अनकहा था। आखिर उदय ने खुद ही मौन बिंधा। तुम्हारे पिता महेश साहब बड़े आदमी थे। वहाँ का रुख तक वे अपने अनुसार मोड़ने में सिद्धहस्त थे। यह मुझसे ज़्यादा शायद तुम समझती होगी। जिन दिनों में तुम्हारे पास आया करता था, मेरे भैया की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। डॉक्टर ने दिल का ऑपरेशन करने का सुझाव दिया था। देखा जाए तो भारत में ना डॉक्टरों की कमी है, ना ही अस्पतालों की, पर तुम्हारे पिता ने उस समय मुझे भैया को लेकर विदेश में ऑपरेशन करने का सुझाव दिया था। तुम तो जानती हो मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पर महेश साहब ने आनन फानन सारी तैयारी करवा कर 2 टिकट मेरे हाथ में पकड़वा दिए थे। उस समय मेरा मन उनके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो उठा था। तुम सोच रही होगी मैं तुमसे मिलने क्यों नहीं आया। मैं तुम्हारे घर गया था, पर तब तक तुम ननिहाल जा चुकी थी। कुछ ही दिन बीते तो तुम्हारे ब्याह की खबर सुनी थी। तुम्हारे पिता के प्रति मन घृणा से भर उठा था। शतरंज की बिसात पर युवा प्रेमियों को मोहरों की तरह प्रयोग करके कितनी कुशलता से उन्होंने बाजी जीत ली थी। फिर तुमने भी तो सच को समझने का प्रयास ही नहीं किया। छोटे बालक की तरह वह सिसकता रहा। अतीत की धूमिल यादें एक बार फिर मानस पटल पर साकार हो उठी थी। झूठी मान मर्यादा और सामाजिक प्रतिष्ठा की दुहाई देने वाले मेरे पिता को 2 युवा प्रेमियों को अलग करने से क्या मिला? उदय को तो फिर भी गृहस्थी और पत्नी का सुख मिला था। लुट्टी तो मैं ही रही थी। कितनी देर तक पीड़ा के तिनके हृदय पटल से बुहारने का प्रयास करती रही थी, पर बरसों में जमी पीड़ा को पिघलने में समय तो लगता है। घर पहुंचकर सुख को मैं कोसने लगी कि उदय से क्यों मिली। गलतफहमी ही सही, आश्वस्त तो थी कि उसने मुझे छला है, धोखा दिया है। अब तो घृणा का स्थान दया ने ले लिया था। उससे मिलने का मन हर समय आतुर रहता। उसके सानिध्य में कुंवारी सपने साकार होने लगते। यह जानते हुए भी कि मैं अंधेरी गुफा की ओर बढ़ रही हूँ, खुद को रोकने में अक्षम थी। एक दिन मेरे अंतस में पुरजोर आवाज़ उभरी, यह क्या कर रही है तू? जिस महिला ने तुझे जीवन दान दिया, जीने की दिशा सुझाई, उसी का सुख चैन लूट रही है। उदय तेरा पूर्व प्रेमी सही, अब शिवानी का पति है। फिर तू भी तो राकेश की ब्याहता पत्नी है। शिवानी के जीवन में विष घोल रही है। मन ने धिकारा तो पैरों में खुद ब खुद बेड़ियाँ पड़ गई। शिवानी से भी दूर भागने लगी थी। अपने ही काम में व्यस्त रहती। मन उचटता तो बच्चों के पास जा पहुंचती। इससे राहत भी महसूस होती थी। शिवानी संदेशा भिजवाती थी तो बड़े ही सफाई से टाल जाती। एक रात शिवानी के घर से आवाज़ सुनाई दी। मन हाहाकार कर उठा। दौड़ती हुई मैं शिवानी के पास जा पहुंची। लोगों की भीड़ जमा थी। पाषाण प्रतिमा बनी शिवानी पति के सिरहाने गुमसुम सी बैठी थी। पास ही उसका बेटा लेटा हुआ था। सच, पुरुष का साया मात्र उठ जाने से औरत कितनी असहाय हो उठती है। मुझे जिंदगी ने छला था तो उसे मौत ने। उस दिन के बाद मैं प्रतिदिन शिवानी के पास आ जाती, घंटों उसके पास बैठी रहती। उसकी खामोश आंखों में उदय की छवि समाई हुई थी। पति की मौत का दुख घुन की तरह उसके शरीर को बीनता रहा था। उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगी थी। वह अक्सर कहती, उदय बहुत नेक इंसान थे। जीवन के इस महासागर में उन्हें बहुत कम समय व्यतीत करना है, यह शायद वे जानते थे। उन्होंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, कभी किसी को दुख नहीं दिया। पर अब मुझे जीवन की तलखियों से जूझने के लिए अकेला क्यों छोड़ गए? जब निविड़ अंधकार में प्रकाश की कोई किरण दिखाई नहीं देती, तब आदमी जिंदगी की डोर झटक कर तोड़ देने को मजबूर हो जाता होगा। शिवानी का जीवन भी ऐसा ही अंधकारपूर्ण हो गया होगा। तभी तो एक दिन चुपके से उसने प्राण त्याग दिए थे और जा पहुंची थी अपने उदय के पास। उदय की मृत्यु के बाद मैं उसके घर में उसके साथ रहने लगी थी। हर समय उसका बेटा मेरे ही पास रहता। हर समय उसके मुख पर एक ही प्रश्न रहता कि उसके बाद उसके बेटे का क्या होगा। मैं उसे धीरज बंधाती, उसका मनोबल बढ़ाती। वह भीतर ही भीतर घुटती रहती। जीने का मोह नहीं रहा। उसने एक दिन बुझी बुझी आंखों से कहा था, एक बात कहूँ, मेरी मृत्यु के बाद
इस आश्रम और मेरे बेटे अनुज का दायित्व तुम्हारे कंधों पर होगा। उसे मेरी हाँ का इंतज़ार था। हमारा रुपया पैसा जमा पूंजी तुम्हारी हुई निशा। मैं चुप थी। क्या इतना बड़ा उत्तरदायित्व मैं संभाल लूँगी? मन इसी ऊहापोह में था। फिर थोड़ा रुककर वह बोली, मृत्युवरण के कुछ समय पूर्व ही उदय ने अपनी और तुम्हारे संबंधों के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। यह भी कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो अनुज का दायित्व मैं तुम्हें सौंप दूँ। उनकी अंतिम इच्छा क्या पूरी नहीं करोगी? एक बार हाँ कह दो तो चैन से इस संसार से विदा ले लूँ। मन परेशान हो उठा। साथ ही उदय के प्रति अटूट विश्वास इस अवधारणा से मुक्त कर गया था कि शादी का अनुष्ठान तो मात्र एक मुहर है जो दो इंसानों को जोड़ता है। असल तो है मन का मन से मिलन। अनुज का उत्तरदायित्व लेने से हिचकिचाहट तो हुई थी। एक बार फिर समाज और इसके लोग मेरे सामने आए थे। मन काँपा था, लोग अफवाहें फैलाएंगे, फिक्रें कसेंगे, पर झटके से मन पर नियंत्रण भी पा लिया था। सोचा, जिस समाज ने हमेशा घाव ही दिए उसकी चिंता करके इस बच्चे का जीवन क्यों बर्बाद करूं? उदय के विश्वास को क्यों धोखा दूं? बस बन गई माँ। आसमान पर चांद का टुकड़ा कब खिड़की की राह कमरे में दाखिल हो गया, हम दोनों को पता ही नहीं चला। मैं उठकर बाहर गई तो चांद मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई। काम करते करते ही रुचि ने समय का अनुमान लगाया। सूरज सिर के ऊपर आ गया। 12 तो बज ही रहे होंगे। रविवार का दिन बस कहने भर को छुट्टी का दिन होता है। उस दिन तो व्यस्तता और भी बढ़ जाती है। नहाते धोते 1 बजना ही था। तभी उसे अपनी सास कमला और वंदना की जोर जोर से बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। जरूर आज वंदना फिर से अपनी सास से लड़कर चली आई होगी। वंदना उसकी छोटी ननद है जिसका ससुराल इसी शहर में है। जब भी उसकी अपने ससुराल वालों से किसी बात पर कहा सुनी होती है, हाथ में सूटकेस उठाए अपने मायके चली आती है। घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली होने के कारण लड़कर आने पर भी उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों के लिए उसे समझाने के बदले कमला बढ़ चढ़कर वंदना के ससुराल वालों में ढेरों नुक्स निकालती है और उन्हें कोसती रहती है। फिर लड़ाई का दूसरा अध्याय शुरू होता। वंदना के पति विनय को दूसरे दिन बुलवाया जाता और छोटी छोटी बातों पर जो हर घर में सामान्य रूप से घटित होती है उनके लिए उससे देर तक सवाल जवाब किया जाता। विनय के अपने घर का रहन सहन उसके आधुनिक ससुराल की अपेक्षा काफ़ी साधारण था, इसलिए वह थोड़ा अपने ससुराल वालों से वैसे भी दबता था और चुपचाप सारी बातें सहन कर वंदना को वापस अपने साथ ले जाता। जल्दी से स्नान कर रुचि रसोई की तरफ लपकी। तभी सास कमला की नज़र उस पर पड़ गई। रुचि को सुनाकर तेज आवाज़ में वे बोली, लो, महारानी के पूरे 3 घंटे का रात स्नान समाप्त हुआ। न जाने कौन सी उपटन मले जा रहे थे कि घर में तूफान आ जाए, पर इन्हें होश ही नहीं रहता। हालांकि उसकी सास अच्छी तरह जानती थी कि रविवार को हफ्ते भर का ढेर सारा जमा कपड़ा रुचि को धोना पड़ता था। फिर भी बेटी की भड़ास निकाल रही थी वह बहू पर। वैसे भी काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए रुचि चावल बनाने के लिए पानी चढ़ा डब्बे से दाल निकालने लगी। तभी रसोई घर के दरवाजे पर खड़े अमित की सख्त आवाज़ ने उसे सहमा दिया। सुबह से घर में बैठी जाने कौन सा पहाड़ तोड़ती रहती हो कि कोई आए या जाए स्वागत सत्कार करना तो दूर की बात है, तुम्हें तो मिलने तक की फुर्सत नहीं मिलती। कोई मरे या जिए तुम्हें क्या है, हर समय अपना ही सुख तलाशती रहती हो। 1 बजने जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा पहले चावल ही चढ़ा दूँ, क्योंकि अम्मा जी ठीक 1 बजे खाना खा लेती हैं। फिर इत्मीनान से वंदना से बातें करूँगी। रुचि के जवाब पर अमित के ताने शुरू हो गए। बहुत एहसान है आपका कि छुट्टी के दिन भी 1 बजे तक खाना तैयार हो जाएगा। घर में कुल जमा 4 जन ही हैं, जिसमें पीहू को अम्मा ही संभालती है। फिर भी दिखाओगी कि दिन भर काम ही करती रहती हूँ। अमित जैसे आया था वैसे ही बड़बड़ाते हुए चला गया। वह भी चावल दाल चूल्हे पर चढ़ा पीछे पीछे ड्राइंग रूम में आ गई।
जहाँ सोफे पर वंदना बैठी आंसू बहा रही थी, वहीं बगल में उसकी सास बैठी वंदना के ससुराल वालों के बारे में जली कटी कह रही थी। जैसे ही उनकी नज़रें रुचि पर आई, एक कुटिलतापूर्ण मुस्कान उनके चेहरे पर लक्षित हो उठी। एक हमारे घर की बहू है जो इस घर में बैठी हर वह सुख भोग रही है जिसकी कभी उसने अपने पिता के घर में कल्पना ही नहीं की होगी। और एक हमारे घर की बेटी है जो जाने किस जन्म का पाप भोग रही है। कितना भी अपने ससुराल वालों के लिए करे, उनका मुंह फुला ही रहता है। कितना दिया था हम लोगों ने अपनी बेटी के विवाह में, बहू के परिवार वालों की तरह हाथ हिलाते नहीं भेज दिया था। फिर भी हमारी बेटी एक दिन भी चैन से नहीं रह पाती है। रुचि बात का रुख पलटने के लिए वंदना से बोली, चाय पियोगी? वैसे खाना भी तैयार ही हो चला है। अमित बीच में ही बोले, बहुत जल्दी चाय की याद आ गई। यह भी नहीं सोचा कि यह कोई चाय पीने का समय है। पूछ लिया, बड़ी मेहरबानी की। अब जाओ, जाकर खाना लगाओ, कब से हम भूखे बैठे हैं। अमित की बातों से रुचि का सारा प्रेम, सारी सेवाएं और सारी विनम्रता धरी की धरी रह गई और वह उठकर फिर से रसोई घर में चली गई। इधर उसकी सास का रोना शुरू हो गया। हमारी तो किस्मत ही खोटी है। बहू मिली तो वह भी किसी ढंग की नहीं, दामाद मिला तो वह भी वैसा ही है, हमेशा अपनी माँ के पल्लू से ही बंधा रहता है। पति की खुदगर्जी और सास का अन्यायपूर्ण रवैया रुचि को डंक सा चुभ रहा था। फिर भी सारे तिरस्कार और दंश को समेट वह सामान्य होने की कोशिश करती काम में जुटी रही। हर बार की तरह फ़ोन करके विनय को बुलवाया गया, पर इस बार विनय ने आने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था, वंदना स्वयं ही घर छोड़कर गई है तो स्वयं ही लौट कर आए। बहुत दबाव डालने पर भी वह किसी भी कीमत पर वंदना को लेने आने को तैयार नहीं हुआ। अमित ने सभी हथकंडे अपनाए, पुलिस की धमकियां भी देता रहा, लेकिन वंदना के पति और ससुराल वाले अपनी जिद पर अड़े रहे। दोनों पक्षों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। रुचि अपनी सास और अमित को जिद छोड़ समझौता की सलाह देना चाहती थी, लेकिन वह यह भी अच्छी तरह जानती थी कि उसके बोलने का घर वालों पर कोई असर नहीं होगा। उसकी सास ने उस घर में कभी उसके ससुर की तो चलने ही नहीं दी, फिर उसकी क्या बिसात थी। हर एक बात का फैसला कमला ही करती आई थी। बच्चे भी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ ज़्यादा ही मतलबी और स्वार्थी हो गए थे। वंदना भी अपने ससुराल में माँ की तरह सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने के लिए हमेशा अपनी सास, ननद और पति से उलझती रहती थी। छोटी छोटी बातों में भी फ़ोन पर माँ से सलाह लेती और उनके निर्देशानुसार घर चलाने की कोशिश करती। वह जब कभी जरा सी भी बीमार हो जाती, तुरंत माँ को टेलीफोन कर देती और उसकी माँ आनन फानन में पहुंचकर वंदना को अपने साथ घर ले जाती। वंदना के व्यवहार और घर में भी माँ की दखल अंदाजी से वंदना का घर टूटने लगा था। सास और पत्नी की हरकतों से विनय बुरी तरह खींच जाता। अपनी सास की ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह वंदना को समझाने की कोशिश करता तो वंदना अपना सूटकेस उठाए मायके पहुंच जाती। हर बार किसी न किसी तरह समझौता हो ही जाता, लेकिन इस बार दोनों परिवारों अपनी अपनी बात मनवाने के लिए कटिबद्ध थे। यही कारण था कि बात तलाक तक पहुंच गई। घर में इस बात को लेकर हर समय तनाव की स्थिति बनी रहती। घर के लोगों का बढ़ता तनाव गुस्से के रूप में रुचि पर ही बरसता। अमित का व्यवहार भी अपनी पत्नी के प्रति थोड़ा ज़्यादा ही निर्मम और रूखा हो गया था। हर छोटी बड़ी बात के लिए वह अपनी पत्नी को ही दोषी ठहरा प्रताड़ित करता। गुस्सेल तो वह पहले से ही था। बढ़ती परेशानी ने उसे निष्ठुर और अमानवीय बना दिया था। एक दिन दाल में नमक तेज हो जाने पर अमित इतना क्रोधित हो गया कि रुचि को गुस्से के मारे इतने जोर से धक्का दिया कि वह सीधे दीवार से जा टकराई और उसके सिर पर गहरी चोट लग गई। रुचि दुखी मन से अपने कमरे में चली गई। सिर पर लगे चोट से ज़्यादा मन पर लगा प्रहार उसे बेचैन कर रहा था।
रोते रोते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। तभी अपने सिर के ऊपर उसे किसी के हाथों का कोमल स्पर्श महसूस हुआ। उसकी नज़र सामने बैठी वंदना पर गई। जाने कब से बाहर बैठी थी, उसे आभास तक नहीं हुआ। वंदना धीरे धीरे उसका सिर दबाने लगी। बरबस मिली सहानुभूति से उसकी आंखें भर आई। वंदना ने ही चुप्पी तोड़ी। एक बात पूछूं भाभी, पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो बिना सोचे समझे मैं भी आपको जाने क्या क्या बोल दिया करती थी, पर अब सोचती हूँ इतना सब कुछ आप कैसे सहन कर लेती हैं? क्या आपको कभी गुस्सा होकर घर छोड़ने का मन नहीं होता? खुशी खुशी कोई नहीं चाहता इस तरह की तिरस्कृत जिंदगी जीना। सच कहूँ तो कभी कभी मेरा मन भी खुशियों की तलाश में भटकने लगता है। दिल चाहता है सब कुछ छोड़ जिंदगी नए सिरे से शुरू करूँ, पर क्या इतना आसान है सब कुछ? बिरले को ही जिंदगी ऐसे अवसर देती है, वरना जिंदगी तो हर कदम पर खुद ही एक चुनौती है। कहीं ना कहीं तो इस चुनौती को स्वीकारना ही पड़ता है। तुम्हारे भैया क्रोधी स्वभाव के हैं। परेशानियां उन्हें कभी कभी निर्मम भी बना देती हैं। फिर भी जब इस तरह का क्रोधी, दबंग और सिर्फ अपना ही वर्चस्व स्थापित करने वाला व्यक्ति पति के रूप में मिल जाए तो उसका एकमात्र उपाय उसे छोड़कर भाग जाना या अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना नहीं होता। मेरे हिसाब से ऐसी परिस्थिति में जीवन की इस चुनौती को स्वीकार करना और परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश करना ही सही रास्ता है। वैसे भी पुरुष होते ही हैं अहमवादी। उनके दिल में स्वयं की अवधारणा इतनी व्यापक होती है कि पत्नी का स्वयं उसमें समा ही जाता है। जहाँ तक तुम्हारी भैया का सवाल है, उनका विवेक भले ही कुछ समय के लिए खो जाता है, पर उनके अंदर की इंसानियत अभी जिंदा है। उन्हें अपने किए का एहसास रहता है। मेरे साथ दुर्व्यवहार करने के बाद कई दिनों तक तो मुझसे नजरें ही नहीं मिला पाते हैं। मेरे बीमार पड़ने पर मेरी देखभाल भी करते हैं। उनके क्रोध को मैंने बहुत कुछ साध लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें जल्द ही अपनी गलतियों का एहसास दिला सही रास्ते पर ले आऊंगी। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरे मन की दृढ़ता कायम रहे। यह जरूरी नहीं कि हर जगह पति ही दोषी हो। आज का यह सबसे बड़ा सत्य है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती नारियों का स्वाभिमान अभिमान के हद को पार कर रहा है। यही अभिमान छिन भिन कर रहा है उसकी सहनशीलता को। छोटी छोटी बातों को सम्मान का विषय बनाकर घर टूटने लगा है। इस टूटते परिवार की सारी त्रासदी बच्चों को झेलनी पड़ रही है। सच पूछूं तो औरत बरगद की वो छांव है जहां बच्चे ही नहीं, घर के बुजुर्ग भी चैन और सुकून की सांस लेते हैं। इसलिए ही शायद प्रकृति ने नारी को इतना सहिष्णु और दिलो दिमाग से अत्यधिक कोमल बनाया है, ताकि रिश्तों की भावना को दिल से महसूस कर वह उसे टूटने से बचा सके। विपरीत परिस्थितियों में नारी अपने अंदर छिपी अदम्य साहस और सहनशीलता से अपने घर का तिनका जोड़ उसे बिखरने से बचा लेती है। कौन नहीं चाहता है कि उसे सुंदर, समझदार और प्यार करने वाला जीवन साथी मिले, लेकिन जीवन में सब कुछ वही नहीं मिलता जैसा कि हम चाहते हैं। अगर अनचाहा मिले तो उसे अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करना ही समझदारी है, ना कि सब कुछ छोड़कर भाग जाने में। कहाँ कहाँ और किन किन कठिनाइयों से हम भागते रहेंगे। मेरी मानो तो वंदना, तुम अपने सारे मान अभिमान को भुलाकर अपने ससुराल लौट जाओ। सिर्फ एक बार पूरी ईमानदारी और धीरज से ससुराल के लोगों के साथ सामंजस्य बैठा जीने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि वे लोग इतने बुरे भी नहीं हैं। फिर भी अगर कभी अपने परिवार को समेटने में तुम्हारा धैर्य छूटने लगे तो अपनी भाभी को याद कर लेना उसके संघर्षों को, जो पिछले 5 वर्षों से वह तुम्हारे मायके को अपनाने के लिए कर रही है। दूसरे ही दिन बिना किसी को कुछ बताए वंदना घर से गायब थी। घर के लोगों को लगा सुबह सुबह मंदिर गई है। देर होने पर सबको चिंता होने लगी। तभी वंदना का फ़ोन आ गया कि वह अपने ससुराल चली आई है और यहाँ
हर तरह से ठीक है वह। किसी को भी उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक हफ्ते बाद वंदना अपने पति के साथ सबसे मिलने मायके आई। दोनों ही काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। आते ही विनय ने अपनी सास और अमित से माफ़ी मांगी और सीधे दोनों रुचि के कमरे में आ गए। कमरे में आते ही वंदना रुचि से लिपट गई। भाभी, आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूँ। आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया। आप नहीं होती तो ज़िंदगी में ना जाने में कितने कष्ट झेलती, इसका मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं। खाने की टेबल पर वंदना अपनी माँ से बोली, माँ, आज से आप मेरी कोई चिंता नहीं करेंगी। मैं अपना घर अपने हिसाब से चलाऊंगी। अगर आपको किसी की चिंता करनी है तो भाभी की कीजिए, तभी इस घर में सच्ची शांति आएगी। अगर आप लोगों का निष्ठुर व्यवहार सहते सहते कहीं भाभी टूट गई तो यह घर पूरी तरह उजड़ जाएगा। मेरी सास से तो आप आशा रखती हैं कि वह आपकी बेटी को अपनी बेटी समझें, आपकी बेटी के अधिकार को समझे, तो फिर इन्हीं सब बातों से आप भाभी को क्यों वंचित रखती हैं। भैया से भी मैं यही कहूँगी कि जितनी नसीहतें आप विनय को देते हैं वे सारी की सारी नसीहतें खुद आपको भी याद रखनी चाहिए। भाभी की सहनशीलता को आप लोग उनकी कमजोरी मत समझिए। रिश्तों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं पर नहीं है। पत्नी एक बंधन मात्र नहीं होती, वो तो ईश्वर, समाज, कुटुंब और माता पिता के आशीर्वाद से पति और परिवार को जोड़कर रखने वाली सेतु है, जिसके मानसिक रूप से टूटते ही सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। थोड़ी देर के लिए खाने के टेबल पर निःशब्द शांति छा गई, मानो सभी के अंदर विचारों का मंथन चल रहा हो। वंदना के ससुराल जाते ही अमित रुचि को डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करने लगा। रुचि के बार बार मना करने पर वह मानने को तैयार नहीं था। तभी कमला बोली, अगर बहू डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती है तो उसे कहीं और दूसरी जगह घुमा ला। मैं आज खाना खुद ही बनाऊंगी, और हाँ, पीहू भी मेरे पास ही रहेगी। रुचि को आज पहली बार लगा कि लोग ठीक ही कहते हैं। अगर पूरी लगन और निष्ठा से कोई काम को पूरा करने के लिए ठान ले तो जिंदगी जरूर उसे एक मौका देती है। अपने काम को पूरा करने के लिए बस ज़रूरत होती है थोड़े धैर्य की। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।